India. We want to discuss the glorious aspect of Vedic India, Vedic civilization, जिसको आज के डेट में ज्यादातर डिस्कस नहीं किया जाता, ज्यादा उसको जो है बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता है, तो आज हम इसको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे. ओके, सो आई एम गोइंग टू शेयर ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. आप लोग के स्क्रीन में दिख रहा है आपको? यस प्रवीण जी. ओके, so this is our topic, Vedic India, what we must know. जैसे कुछ चीजें हमें अपने वैदिक इंडिया के बारे में, वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में हमें पता होना चाहिए. अगर वो चीजें हमें पता नहीं रहेंगी तो ग्रेजुअली, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि वी विल नॉट डेवलप ए प्राइड, हमें उसको लेकर एक वी विल नॉट डेवलप ए कॉन्फिडेंस. अगर आप अगर आप चाइनीज लोगों के बारे में पढ़ें तो चाइनीज लोग बहुत कॉन्फिडेंट है अपने आप को लेकर, उनको बिकॉज दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, उनको अपने चाइनीज सिविलाइजेशन के बारे में पूरी चीज पता है. उसी तरीके से अगर आप जापान जाते हैं तो जापानीज पर्सन और ऑल्सो वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, उनको बहुत प्राउड है अपने ऊपर कि हमारा ये जापानीज सिविलाइजेशन है, और उसको लेके बहुत दे आर वेरी वेरी प्राउड, उनको अपनी आइडेंटिटी बहुत क्लियर है. बट वेस्ट में अगर आप जाएं तो वेस्टर्नर्स जितने वेस्ट के लोग हैं, यूरोप, अमेरिका, वहाँ के लोगों को बहुत प्राउड है अपने ऊपर ना, अपनी सिविलाइजेशन, उनको अपनी हिस्ट्री को बहुत बहुत डिटेल में अपने स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाते हैं वो. बट इफ यू कम टू इंडिया, इंडिया में जब हम आते हैं तो देखते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन को लेके उतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं है. माता पिता भी उतना अच्छा नहीं बता पाते हैं, टीचर्स भी स्कूल कॉलेजेस में नहीं बताते हैं. तो इसीलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे वैदिक इंडिया के उन एस्पेक्ट्स के बारे में जिसके बारे में हम सब लोग को कुछ ना कुछ पता होना चाहिए ना, कि उसका ग्लोरियस एस्पेक्ट क्या है, वैदिक इंडिया में क्या क्या चीजें हैं जो हमें पता होना चाहिए, जो हमें नॉर्मली डिस्कस नहीं किया जाता है. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हम वैदिक इंडिया में का इकोनॉमिक्स कैसा था, और वैदिक इंडिया को हम साइंटिफिक एंगल से देखने का प्रयास करेंगे कि क्या वैदिक इंडिया वाज बेस्ड ऑन सम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और इट इज जस्ट कहानियां, रामायण, महाभारत, इस तरह की चीजें थी. वैदिक इंडिया में जो प्रैक्टिसेस होते थे, जो म्यूजिक, आर्ट, कल्चर, ये कितना बड़ा था, ये क्या साइंटिफिक था, लॉजिकल था, क्या ये किसी प्रॉपर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड था, या सिर्फ हवा हवाई बातें होती. तो इन चीजों को आज हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे वैदिक इंडिया के इस चैप्टर में. ओके, तो नॉर्मली जब भी हम देखते हैं कि जब भी बात की जाती है वैदिक स्पिरिचुअलिटी के बारे में, वैदिक कल्चर के बारे में, तो लोग समझते हैं कि वैदिक जो शास्त्र हैं या जो वैदिक सिविलाइजेशन, इसमें कहानियां हैं. एक बंदर है वो उड़ रहा है, कोई जो है राम सीता है, कृष्ण है, महाभारत है, ये सब कहानियां हैं, और ये कहानियों के माध्यम से हमें मोरल अंडरस्टैंडिंग दी जा रही है, मोरल टीचिंग दी जा रही है. बट ये इररिलेवेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इसका कोई लाइफ में प्रैक्टिकल यूज नहीं है, ये कोई जो साइंटिफिक बेसिस पे बात नहीं हो रही, ये सब कहानियां हैं, मनोकल्पित चीजें, नॉर्मली ऐसा बताया जाता है. बट अभी हम डिस्कस करेंगे कि जो वैदिक स्पिरिचुअलिटी है, जो वैदिक टेक्स्ट हैं, जो मतलब वैदिक शास्त्र जो हैं, जो हम महाभारत, गीता, रामायण, पुराण, उपनिषद, तो ये सिर्फ कहानियां नहीं है, इसके अंदर बहुत एडवांस नॉलेज, इसके अंदर बहुत एक एडवांस नॉलेज है जो कि पूरे ह्यूमन काइंड, पूरे मैन काइंड के लिए, उसके 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 प्रोग्रेस के लिए बहुत आवश्यक है, उसके प्रोग्रेस के लिए बहुत जरूरी है, जो कि नॉर्मली डिस्कस नहीं किया जाता. और उसको कहानियों के माध्यम से, और इसको बोला जाता है कि भाई ये सब इसी तरह हवा में बातें, अच्छी अच्छी बातें, बट इसको सुन लो, पढ़ लो, इसका कुछ होने वाला नहीं, पढ़ने से कुछ फायदा नहीं होने वाला. और आपके भी घर में भी कई लोग मिलते होंगे, कहते होंगे कि भाई बुढ़ापे में करना, अभी तुम क्या करने लगे, अभी क्या जरूरत है. तो वो माइंडसेट हम देखेंगे कि कितना लॉजिकल है. आप ये आज का सेशन सुनने के बाद आप किसी को बता सकते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं, इसका कुछ प्रैक्टिकल यूज भी है, हम देखेंगे. तो जैसा मैंने बताया कि हम 4 थीम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, कितना कि वैदिक सिविलाइजेशन जो है वो साइंटिफिक आइडियाज पे बेस्ड था, और एंशियंट सिविलाइजेशन जो वैदिक सिविलाइजेशन था वो बहुत एडवांस था, और जो प्रैक्टिसेस थी, जो एस्थेटिक्स थे यहाँ के वैदिक टेस्ट के, वो भी काफी एडवांस थे, और इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वैदिक भारत वो कैसा था, उसको हम देखने का प्रयास करेंगे. हाउ मच टाइम अलाउ, उतना हम देखते हैं कितना हम कर सकते हैं. तो हम देखते हैं कि नॉर्मली इंडियंस जो हैं,
हमें अपने सिविलाइजेशन को लेके बहुत शर्म आता है, बट जो बाहर के लोग हैं, वेस्ट के हैं या दूसरी सिविलाइजेशन के जो लोग हैं, वो बड़ा प्रेस करते हैं वैदिक सिविलाइजेशन को। फॉर एग्जाम्पल, जो अभी आपको बुक में एक दिख रही है, एक बुक यहाँ लिखा हुआ है, टाओ ऑफ फिजिक्स, और ये जो फ्रिजिप कापरा करके एक जो राइटर है, वो एक फिजिसिस्ट हैं, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, और उन्होंने अपने बताया हुआ है कि जो वैदिक टेक्स्ट हैं एंशियंट इंडिया में, जो वैदिक सिविलाइजेशन था, इनको क्वांटम फिजिक्स, अब क्वांटम फिजिक्स जो है बहुत अपने आप में डिटेल सब्जेक्ट मैटर है। अभी हम देख रहे हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर बहुत काम किया जा रहा है, क्वांटम फिजिक्स के ऊपर अभी भी रिसर्च हो रहा है। बट उन्होंने इस किताब में बताया हुआ है, टाओ ऑफ फिजिक्स में, कि जो क्वांटम फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो वैदिक टेक्स्ट से मिलते हैं। ये कोई इंडियन नहीं बता रहा है, ये कोई नॉर्मल डिवोटी नहीं बता रहा है, कोई स्कॉन या कोई नट्स चलाने वाला व्यक्ति नहीं बता रहा है। ये बाहर के जो फिजिसिस्ट हैं, स्कॉलर्स हैं, वो ऐसा बता रहे हैं कि भाई वैदिक टेक्स्ट में, वैदिक जो स्क्रिप्चर्स हैं, उसके अंदर फिजिक्स के बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट मिलते हैं ना। उसी तरीके से हम देखते हैं कि जो वैदिक मैथमेटिक्स है, जो आज हम देखते हैं कि बहुत धीरे धीरे लोग उसको जो वैदिक मैथ था उसको धीरे धीरे अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे एब्सोल्यूट वो जो है वो पुराना होता जा रहा है, उसको लोग छोड़ते जा रहे हैं। बट अगर आप देखेंगे, जब भी बात आती है कि हु इन्वेंटेड द नंबर सिस्टम, या जीरो की का आविष्कार कहाँ पे हुआ था, या जहां पर सबसे पहले स्पेरिकल शेप, साइज, डायमीटर, रोटेशन और करेक्शन, अब जो स्पीड ऑफ अर्थ, इन सब का जो पहला जो डिस्कवरी हुआ था वो आर्यभट्ट जी ने किया था, जो कि इंडिया में सबसे पहले फर्स्ट टाइम नंबर सिस्टम डिस्कवर हुआ, जीरो डिस्कवर हुआ इंडिया में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये जो कॉन्सेप्ट जीपी और एपी हम जो मैथ अभी हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, ये कॉन्सेप्ट जो है यजुर्वेद से, जो वन ऑफ द वेदा, यजुर्वेद के अंदर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट मिलता है, जो कि ये बताता है कि वैदिक टेक्स्ट जो है उसके अंदर मैथमेटिक्स भी डिस्कस किया गया है, उसके अंदर नंबर सिस्टम भी बताया गया, जो कि नहीं बताया जाता हमें। नॉर्मली हमें बताया जाता है कि ये सब तो बकवास की बातें हैं, ये पुरानी बातें हैं, उलझ जुल बातें हैं, बुढ़ापे में करना, अभी क्या जरूरत है, अभी तो बच्चे हो, छोटे बच्चे हो क्या, अभी से भक्ति करने लगे, इस तरीके की बातें आपको लोग बताएंगे ना। बट अभी देखिए, भास्कराचार्य जी जो थे, उन्होंने सबसे पहले इन्फिनिटी, जो अभी भी क्लियर कट डिफिनेशन नहीं लोगों के पास इन्फिनिटी के बारे में, बट इन्फिनिटी को डिफाइन किया उन्होंने। उसी तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, आपको ये प्रूफ दिखा के मैं ये बताना चाहता हूं कि वैदिक टेक्स्ट के अंदर बहुत एडवांस मैथमेटिक्स जो आज की डेट में हम फॉलो करते हैं, वो कहीं ना कहीं वैदिक टेक्स्ट से लिया जा रहा है। भास्कराचार्य, गोविंद स्वामी, ब्रह्मगुप्ता, इनका नाम आपने नहीं सुना होगा, बिकॉज जबकि इन लोगों ने ही डिस्कवर किया, आर्यभट्ट जी ने ही डिस्कवर किया, जबकि इनका नाम हम नहीं सुनते हैं। तो पॉइंट ये है कि लोग ये बता देते हैं कि ये सब तो पुरानी बातें हैं, ये सब तो पहले लोग बस गाय की पूजा करते थे और सांप के आगे बीन बजाते थे और कुछ आता जाता नहीं था लोगों को। बट कोई ये नहीं बताता है कि भास्कराचार्य का भी कंट्रीब्यूशन है वैदिक मैथमेटिक्स में, गोविंद स्वामी का भी कंट्रीब्यूशन है, आर्यभट्ट का भी कंट्रीब्यूशन है, और नंबर सिस्टम हमने दिया, जीरो हमने दिया, जीपीएपी का जो कॉन्सेप्ट दैट इज कमिंग फ्रॉम वैदिक टेक्स्ट। सो वैदिक टेक्स्ट को आप ये नहीं कह सकते कि ये बहुत पुराना है, आउटडेटेड है, कोई यूज नहीं होता, तो मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट कैसे निकल के आते हैं। आज नंबर सिस्टम के ऊपर देखिए, नंबर सिस्टम को बेसिस बना के ही सारा जो मैथमेटिक्स में रिसर्च हो रहा है, दैट इज बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम इज कमिंग फ्रॉम वैदिक टेक्स्ट, यजुर्वेद, बट ये लोग नहीं बताते हैं। उसी तरीके से अगर आप एस्ट्रोनॉमी की बात करें, तो उसमें भी तो अगर जो अर्थ अपने ऑर्बिट पर जो सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाती है, चाहे उसके ऊपर भास्कराचार्य जी ने रिसर्च किया, वो टाइम कैलकुलेट करके बताया हुआ है। उसी तरीके से सिद्धांत शिरोमणि ये किताब लिखी गई है, उसमें अर्थ के ग्रेविटी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, आइजक न्यूटन से 400 साल पहले। तो ग्रेविटेशन आती है तो किताबों में हम देखते हैं कि सर आइजक न्यूटन के बारे में बताया जाता है, जो कि अच्छी बात है, बताना चाहिए। बट ये भी साथ साथ बताना चाहिए कि भाई सिद्धांत शिरोमणि ये किताब लिखी गई थी, उसमें भास्कराचार्य थे, जो कि एक इंडियन सेज थे, स्कॉलर थे, उन्होंने भी ग्रेविटेशन के बारे में कुछ बोला है,
तो उनके बारे में भी पढ़ाना चाहिए। तो हम देखते हैं कि भास्कराचार्य जी को नेग्लेक्ट कर दिया गया है और सिर्फ आइजैक न्यूटन के बारे में पढ़ाया जा रहा है कि आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी के बारे में डिस्कवर किया या उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले बात की। तो दिस इज द पॉइंट। तो हमें जब ये सब इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है अपने स्कूल कॉलेजेस में, पेरेंट्स के थ्रू, ट्यूशन टीचर्स के थ्रू, तो हमें लगता है कि नहीं, ये सब भी बकवास की बात है, इसमें सिर्फ भक्ति बताया गया है, इसमें सिर्फ ऐसी चीजें बताई गई जो हमारे काम की नहीं, ये साइंटिफिक नहीं है, रैशनल नहीं है, लॉजिकल नहीं है, जबकि इसका ठीक उल्टा है। उसी तरीके से सूर्य सिद्धांत एक एस्ट्रोनॉमी पर बुक लिखी गई है और इसमें बताया गया है कि अर्थ का डायमीटर कितना है, डिस्टेंस अर्थ और मून के बीच में कितना है, वो पूरा मेजरमेंट सूर्य सिद्धांत के अंदर पहले से ही बताया हुआ। बट इसके बारे में मतलब ये प्रूफ, ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं अगेन, ये सारी बातें हमें कहीं ना कहीं ये हमें प्रूफ करती हैं कि वैदिक टेक्स्ट में जो ये मेजर कर रहा है कि अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस क्या है, डायमीटर क्या है, वो कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं है, वो कोई गंवार व्यक्ति नहीं है, वो कोई इलॉजिकल या अनसाइंटिफिक व्यक्ति नहीं, उसको भी साइंस आता है। तो आज के डेट में जो साइंस पढ़ा जा रहा है दैट इज गुड, वेरी गुड, इज वेरी अप्रिशिएबल। बट साथ साथ में वैदिक साइंस को भी लोगों को बताना चाहिए, उसके कंट्रीब्यूशन को भी बताना चाहिए। ऐसा नहीं बताया जाना चाहिए कि इसका तो कोई यूज ही नहीं है, ये तो आउटडेटेड है, ये तो बकवास की बात है। उसी तरीके से मेडिकल साइंस की जब बात आती है तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा महर्षि सुश्रुत के बारे में। सुश्रुत को कहा जाता था इज द फादर ऑफ सर्जरी। तो आज से 2600 साल पहले ही उन्होंने एक स्क्रिप्चर, एक किताब लिखी, उसका नाम था सुश्रुत संहिता, और इसमें उन्होंने बताया कि कैसे जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन है, या अगर आपको पेट में जब कई कई बार जिनको स्टोन्स हो जाता है, या प्लास्टिक सर्जरी है, आर्टिफिशियल लिम्स हैं, ये जो कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस हैं, इनके बारे में उन्होंने आज से 2600 साल पहले ही अपने किताबों में इसको डिस्क्राइब किया है। तो जो मेडिकल साइंस आज, प्लास्टिक सर्जरी आज भी इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ऑपरेशन करना इतना आज भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बट इस कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को 2600 साल पहले भी बताया गया है। ये प्रूव करता है कि दिस वैदिक सिविलाइजेशन इज आल्सो बेस्ड ऑन सम साइंटिफिक प्रोसेस। ऐसा नहीं था कि मेडिकल साइंस आज ही प्रकट होकर आ रहा, पहले के लोगों को मेडिकल साइंस पता नहीं था। तो चरक और सुश्रुत के बारे में भी लोगों को बताना चाहिए, अवेयर करना चाहिए। तो आप लोगों को ये सब पता होना चाहिए कि हाँ, सुश्रुत जो थे इंडियन थे और ही इज इंडियन मुनि, उन्होंने जो है उन्होंने किताब लिखी सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, और उन्होंने आयुर्वेदा के ऊपर डिटेल में रिसर्च किया, और जो है ऑपरेशन के बारे में बहुत, मेडिकल साइंस के बारे में बहुत डिटेल रिसर्च किया है। तो और वी शुड फील वेरी प्राउड क्योंकि वी आर कमिंग फ्रॉम ए सिविलाइजेशन जहां पर सुश्रुत और चरक जैसे भी ग्रेट स्कॉलर्स थे, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आयुर्वेदा, मेडिकल साइंस में। और आज भी पूरी दुनिया आयुर्वेदा को फॉलो करती है, लोग इसको फॉलो करते हैं आयुर्वेदिक प्रोसेस को। ये कह देना कि ये सब जो है बिल्कुल बकवास है और बिल्कुल ये शास्त्र वगैरह। उसी तरीके से श्रीमद् भागवतम, मैंने आपको यहाँ पे अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, या श्रीमद् भागवतम में भी जो एम्ब्रियोलॉजी है कि कैसे एक मदर के वॉम्ब में कैसे जो छोटा बच्चा जो है कैसे कैसे वो बड़ा होता है 9 महीने का, उसका जो डिटेल प्रोसेस है ना, वो पूरा डिटेल प्रोसेस जो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। 3.3.1 जो अभी आपको दिख रहा होगा थर्ड कैंटो में, इसके बारे में बताया गया है। तो इससे पता चलता है कि भाई एम्ब्रियोलॉजी जो है वो भी भागवतम के अंदर डिस्क्राइब, मतलब 5000 साल पहले भी लोगों को एम्ब्रियोलॉजी के बारे में पहले पता था। तो ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ अगेन एंड अगेन। कई साइंटिस्ट के मैंने कोट्स भी दिखाए हैं कि लोग बोलते हैं कि सब साइंटिफिक नहीं है, अनसाइंटिफिक है, किसी ने देखा है क्या भगवान को, कोई शास्त्रों को, ये सब तो इलॉजिकल बातें हैं, ये नॉर्मल व्यक्ति बोल देता है। स्कूल में आपका दोस्त बोल देगा, आपके पेरेंट्स बोल देंगे, टीचर बोल देंगे। बट आप ये देखिए कि जो वर्ल्ड रिनाउंड साइंटिस्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल नील्स बोर है, स्कॉडिंगर है, हाइजेनबर्ग है, जिनकी थ्योरीज को हम पढ़ते हैं, जिनकी थ्योरीज को हम अपनी किताबों में रखते हैं, हाइजेनबर्ग की थ्योरी को सब लोग पढ़ते हैं, नील्स बोर के बारे में सब लोग पढ़ते हैं, बट ये लोग जो है उपनिषद को अप्रिशिएट कर रहे हैं, वेदांता को अप्रिशिएट कर रहे हैं, वैदिक स्क्रिप्चर को स्कॉडिंगर अप्रिशिएट कर रहे हैं, उपनिषद को अप्रिशिएट कर रहे हैं।
बट हमें ये नहीं बताया जाता कि हाँ यार ये ऐसे साइंटिस्ट भी जो है बिलीफ रखते थे भगवान में, स्पिरिचुअलिटी में, स्क्रिप्चर्स में, ऐसा नहीं कि अनसाइंटिफिक। तो कोई हम ये बताना चाह रहे हैं कि भाई ये चीजें बहुत ग्लोरियस चीजें हैं और लोगों को ये बताना चाहिए, समझाना चाहिए, लोगों को डिस्कस करना चाहिए, स्पेशली यूथ को। और अभी जो स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रन, उनको बताना चाहिए कि हाँ मेनी साइंटिस्ट स्कॉलर्स दे आर अप्रिशिएटिंग दिस नॉलेज। उस मैंने इस तरीके के कई साइंटिस्ट हैं, चाहे आप रॉबर्ट ओपेनहाइमर की बात करिए, चाहे प्रोफेसर डेविड जॉब्सन या रामानुजम की बात करिए। इन सभी लोगों ने अपने एलन एलन वॉट अभी ये इन्होंने रिलेटिविटी के ऊपर बहुत नई डिस्कवरी की, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर, एलन वॉट ने। तो ये सभी लोग जो है, अभी आप ये पीपीटी अगर आप लोग पढ़ेंगे देखेंगे तो उसमें इन्होंने बताया है कि ये सब चीजें जो है, ये रिलेटिविटी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है इंडियन सिविलाइजेशन के लिए, वैदिक सिविलाइजेशन के लिए, बिकॉज वो लोग कल्पों में बात करते हैं, ये एलन वॉट बता रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि ये चीजें हमें नॉर्मली जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन सिविलाइजेशन का वैदिक मैथमेटिक्स में, मेडिकल साइंस में, साइंस और टेक्नोलॉजी में, ये सारी चीजें हमें बताई नहीं जाती, या बताया भी जाता है तो बहुत शॉर्ट में बताया जाता है, बहुत कम बताया जाता है। तो इससे ये बातें कहीं ना कहीं प्रूफ होती हैं, इससे बातें प्रूफ होती हैं कि नो, वैदिक सिविलाइजेशन इज नॉट ए मिथ सिविलाइजेशन, कोई अंधविश्वास, कल्पना या एक बहुत आउटडेटेड सिविलाइजेशन नहीं है। आज भी इसका रेलेवेंस है। इसके अंदर कई बड़े बड़े जो मैथमेटिशियन है, साइंटिस्ट हैं, वो उन्होंने वैदिक लिटरेचर से इंस्पिरेशन लिया है, और वैदिक स्क्रिप्चर्स के अंदर बहुत प्रोफाउंड नॉलेज है, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मेडिकल साइंस। तो ये जो सारी चीजें हैं जो आज कई सारी जो साइंटिफिक डिस्कवरी, जैसा आप लोग बता रहे थे स्टार्टिंग में, विमान शास्त्र के बारे में आप लोग बता रहे थे, तो ये जो आज एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग है, ये कई जो आज की डेट में जो इंफॉर्मेशन है, जो हम देख रहे हैं, जो डिस्कवरीज हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं वैदिक इंफॉर्मेशन से ही उनको बेस बना के आज ये डिस्कवरी की जा रही है। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि ये कोई एक अनपढ़ व्यक्ति और कोई गंवार व्यक्ति या कहानी लिखने वाला व्यक्ति नहीं कर सकता। ये जो लिखने वाले लोग थे, दे आर वेरी थॉटफुल, दे आर थिंकर्स, इसलिए इनको मुनि कहा जाता था। मुनि का मतलब होता है वन हु इज वेरी थॉटफुल। तो दे आर वेरी थॉटफुल पर्सन, बट इसके बारे में नॉर्मली हमें इस तरीके से डिस्कस नहीं किया जाता। तो दिस इज अवर फर्स्ट थिंग जो आज हमने अभी डिस्कस किया, कि वैदिक स्क्रिप्चर्स आर नॉट ए आउटडेटेड थिंग। इसके अंदर बहुत डीप साइंटिफिक, लॉजिकल और कई इंफॉर्मेशन है जो कि पूरे ह्यूमन काइंड के लिए, पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन के दिस इज बेनिफिशियल। ओके, सो अवर नेक्स्ट थिंग, यहां तक अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वी कैन हैव सम डिस्कशन। कोई क्वेश्चन अगर आपका हो तो पूछ सकते हैं, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट थिंग। इज देयर एनी क्वेश्चन और कमेंट? Because we are going to discuss our new theme, which is proof of advanced civilization. अभी हमने देखा साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमें अभी जो हमने डिस्कशन किया कि अलग अलग एग्जांपल्स के थ्रू हमने देखा कि किस तरीके से वैदिक सिविलाइजेशन इज आल्सो वेरी साइंटिफिक and this knowledge is also very advanced from the scientific perspective. Now we will discuss from advanced ancient civilization, कि civilization point of view से भी हम देखें तो वैदिक सिविलाइजेशन इज वेरी एडवांस सिविलाइजेशन, जो कि लोग बताते हैं कि अरे ये तो बकवास की बातें हैं, कल्पना है, और बहुत कमियां थी, सती प्रथा था, बच्चों को जो है पढ़ने नहीं दिया जाता था, छोटी उम्र में शादी करा दी जाती थी, और जो है कोई वे ऑफ लाइफ नहीं था, कोई स्टैंडर्ड नहीं था लोगों का, कास्ट सिस्टम था। मतलब पूरी नेगेटिविटी की तरीके से लोग बताते हैं, प्रॉब्लम ही बताते हैं, कि उनका ऐसा बताने का तरीका होता है कि लग रहा है पूरी दुनिया में प्रॉब्लम जो है वैदिक सिविलाइजेशन की वजह से हो रही है। बट कई ऐसे प्रूफ हैं जो बताते हैं कि वैदिक सिविलाइजेशन इज वेरी एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड दिस इज वेरी एडवांस सिविलाइजेशन। That's we are going to discuss in our today's theme. So Prabhuji, Radhika Devi has a question. Yeah. Prabhuji, as we see in the Bhagavatam and even in the Bhagavad Gita, we see that there are so
मतलब एडवांस्ड कैलकुलेशंस, लाइक ब्रह्मा जी का एक दिन कितने सालों का होता है, एंड अक्षमणी सेनाज एंड ऑल दीज थिंग्स. सो इससे तो हमें ये पता चलता है कि आर्यभट्ट से भी पहले दे हैड जीरो इन देयर मैथ्स, राइट? करेक्ट. तो yeah, is that true? करेक्ट. सो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन. सो पॉइंट इज दैट कि देखिए, जो अभी जो हम हिस्ट्री का जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस अभी हम मान के चलते हैं, जो आज पढ़ा जाता है कि प्री हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसमें इन लोगों का ऐसा मानना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द वर्ल्ड मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन, और इस सिविलाइजेशन के पहले कोई सिविलाइजेशन नहीं है. बिकॉज लोग इसके 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 पहले की जो हिस्ट्री है, जैसे रामायण हमारा है, या सतयुग, द्वापर युग जो हम मानते हैं, त्रेता युग मानते हैं, तो लोग इसको हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं मानते हैं. जो स्कॉलर्स हैं वो मानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द एंशिएंट सिविलाइजेशन, उसके पहले की कोई सिविलाइजेशन नहीं. सो अभी हम जो एग्जांपल्स देते हैं कि आर्यभट्ट ने जीरो की शुरुआत की, ये शुरुआत की, ऐसा नहीं कि इससे पहले जीरो नहीं था, जो कि आप बता रही हैं कि भागवतम में भी ऐसा है. बट लोग मानते नहीं है इसको, इस तरीके से बिलीव नहीं करते हैं कि हाँ आर्यभट्ट से पहले कोई सिस्टम था. तो हम उनको वो आर्यभट्ट का एग्जांपल इसलिए देते हैं कि ओके लुक आर्यभट्ट, बिकॉज आर्यभट्ट इज कंटेम्परेरी. जो आप हिस्ट्री बता रहे हैं उस एज के आर्यभट्ट है. सो यू एनी हाउ यू हैव टू एक्सेप्ट, even if you're not believing in Ramayana, you're not believing in कि हाँ भाई इतना जो है भागवतम में बताया गया, रामायण में बताया गया, but you have to trust about Aryabhat according to your history point. So even from Aryabhat, this proves that okay, number system is coming from Vedic literature and Vedic scripture. But originally अगर हम देखें तो इवन आप देखिए वेद व्यास जी ने आज से 5000 साल पहले पूरे वैदिक लिटरेचर की रचना की उन्होंने इन द रिटन फॉर्म. उससे पहले भी वैदिक लिटरेचर थे, वैदिक स्क्रिप्चर्स थे. तो नंबर सिस्टम वाज कमिंग फ्रॉम दैट टाइम, एंशिएंट टाइम. बट आज के डेट में हम देखते हैं तो आर्यभट्ट को हम एग्जांपल देते हैं, और हम भास्कराचार्य को एग्जांपल देते हैं, बिकॉज लोग इन्हीं को एक्सेप्ट करते हैं, तो उनके रेलेवेंट हम इस तरीके से बताते हैं. डज इट आंसर योर क्वेश्चन? Okay. Yes, Prabhuji, thank you. Okay. Is there is any other question or any? आप कोई hand raise कर सकते हैं और कोई पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं. Then we will move to another theme. We can move on. We can save some questions for the last. Okay. So very good. So we are going to our next theme, and our next theme is that ancient architectural marvels. So देखिए जब भी सिविलाइजेशन की बात आती है, तो जब भी अगर हम किसी सिविलाइजेशन को स्टडी करते हैं तो हम डिस्कस करते हैं कि वहां पर कैसा आर्किटेक्ट, वहां पर कैसा था, वहां पर लोगों का रहने सहने का तरीका कैसा था, उनके रहने से, उनके आर्किटेक्ट को देखकर, उनके स्क्रिप्चर्स को पढ़ के, उनके वे ऑफ लाइफ को हम देखकर हम समझते हैं कि वहां पर रहने वाले लोग कितने सिविलाइज्ड थे या अनकल्चर्ड थे, कितना कल्चर था. तो वैदिक जो हमें मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं, टेम्पल्स मिलते हैं, स्ट्रक्चर मिलते हैं, अगर हम उसको ऑब्जर्व करें और रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम साइंटिफिक मॉडल्स अगर हम उसको स्टडी करें, तो हमें पता चलता है कि इस तरीके के आर्किटेक्ट बनाने वाले लोग बेवकूफ नहीं हो सकते. बिकॉज आज भी जो आर्किटेक्ट वैदिक सिविलाइजेशन के समय बनाए गए हैं, उसको बना पाना आज के डेट में भी इट इज इम्पॉसिबल, और आज भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बनाया जा सकता है. सो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा अंकोर वॉट टेम्पल का, आपको यहाँ फोटो दिख रहा होगा. सो अंकोर वॉट इज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट, जो कि कंबोडिया के अंदर है. अभी दिस इज नॉट इन इंडिया, कंबोडिया में ऐसा टेम्पल मिल रहा है. इट मीन्स एट वन टाइम एट कंबोडिया ऑल्सो देयर इज अ प्रैक्टिस ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन इज गोइंग ऑन. बट धीरे धीरे आफ्टर द सम टाइम, बिकॉज जैसे फॉर एग्जांपल 1947 में पाकिस्तान वाज डिफरेंट फ्रॉम इंडिया, एंड पाकिस्तान इज अ न्यू कंट्री. सो उसी तरीके से धीरे धीरे कंबोडिया भी धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट गेट सेपरेटेड फ्रॉम वैदिक सिविलाइजेशन, और धीरे धीरे अलग देश बनता चला गया. बिकॉज इन महाभारत वी गेट प्रूफ कि जब युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाया जाता है महाभारत में, तो उनको 7 आइलैंड मतलब 7 द्वीपों का राजा बनाया जाता है. और 7 आइलैंड मतलब कि वो बताते हैं कि जो आज हम देखते हैं 7 जो हम कॉन्टिनेंट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड,
उनका पूरा राजा बनाया जाता है। सो दैट इज डिफरेंट थिंग। बट अंकोर वाट अगर टेम्पल अगर हमें कंबोडिया में मिलता है, इट मीन्स दैट कंबोडिया कभी न किसी टाइम पे वहां पे भी वैदिक सिविलाइजेशन का प्रोसेस फॉलो होता था। और ये टेम्पल वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट है, और इसमें बताया गया कि 109 मीटर एक वाइड रेक्टेंगुलर एक यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाया गया, जिसके अंदर ये पूरा टेम्पल स्टैब्लिश है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेम्पल है। तो एक डॉक्यूमेंट्री है इसके ऊपर, मैं दिखाना चाहूंगा आप लोग को इसके ऊपर, बिकॉज इंडियन लोगों ने इन सारी चीजों के ऊपर रिसर्च नहीं किया। उन्हें लगा कि ये सब तो बकवास है, इनका कोई यूज नहीं है, हम तो पिछड़े थे, गंवार थे। बट वही मैंने आपको बताया कि जो वेस्टर्नर्स लोग हैं उन्होंने इंडियन सिविलाइजेशन को बहुत डेप्थ में स्टडी किया और उसको यूज कर करके, उन कॉन्सेप्ट्स को यूज कर करके अपना फायदा बनाया। जैसे आप लोग बता रहे थे विमान शास्त्र के बारे में, मेडिकल साइंस के बारे में, या इवन टुडे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो काम चल रहा है, एआई, मशीन लर्निंग, all this algorithm, it is totally all this system are coming from Sanskrit language. So मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, उसमें बताया गया कि 1823 में जब धीरे धीरे इंडिया में आफ्टर मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले, जब उन्होंने धीरे धीरे इंडिया में संस्कृत एजुकेशन सिस्टम जब खत्म होने लगा, उसी समय पर वेस्ट में संस्कृत यूनिवर्सिटीज खुलने लगे ज्यादा, बहुत सारी। आज भी आप जर्मनी में जाएंगे, जर्मनी में आप लोग और आप पता करेंगे तो जर्मनी में कई सारी संस्कृत यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। और वहां से 1800 आफ्टर 1830 1835 जो बॉटनी है, बायोलॉजी है, विमान शास्त्र है, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च जो है वेस्टर्न स्कॉलर्स करने लगे। बिकॉज अब जो पहले संस्कृत लैंग्वेज उतना एक्सेसिबल नहीं था लोगों को, बिकॉज उतना फ्रीली एक्सेसिबल नहीं था वेस्टर्न सिविलाइजेशन को। बट इंडिया में जैसे जैसे डिक्लाइन होता गया तो वेस्ट के लोग उसका यूज करते चले गए। एनी हाउ, हम लोग सिविलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अंकोर वाट के ऊपर एक नेशनल ज्योग्राफिक ने एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट्री बनाया है। मैं एक मेरे पास उसका लिंक है, आई जस्ट वांट टू शो। तो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ने इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाया है। You'll have to share audio every day. The Temple of Angkor Wat is one of hundreds of वॉइस आपको आ रहा है आप लोगों को? जी जी। temples that make up the Angkor World Heritage Site. Angkor was once the largest city on Earth. Then, seemingly overnight, this ancient metropolis of nearly 1 million souls vanished. Now, experts are using new technology to solve this great mystery and restore the treasures of a lost empire. Damien Evans is one of a new breed. They call themselves aerial archaeologists. तो एरियल आर्कियोलॉजिस्ट मतलब कि जैसे आप जाएंगे, जैसे एरियल सर्वेइंग होता है ना, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में जाएंगे तो एरियल सर्वेइंग होता है, एरियल फोटोग्राफी होता है। जब कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बनती है तो उसका पूरा एरियल टोपोग्राफिकल सर्वे किया जाता है, उस पर विंड लोड कितना आ रहा है, डेड लोड कितना आ रहा है। उसी तरीके से ये एरियल आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो कि लेजर लाइट के थ्रू पूरे एक पूरे लैंड का एरियल टोपोग्राफिकल सर्वे करते हैं, लेजर लाइट के थ्रू। क्योंकि 2000 साल पहले इस लैंड के ऊपर क्या था वो नॉर्मली अभी देखने से पता नहीं चलेगा, बिकॉज ओवर द टाइम चीजें बदल जाती है, नए घर बन जाते हैं, स्ट्रक्चर बदल जाता है। बट उस लैंड के नीचे 2000 साल पहले क्या था वो लेजर लाइट के सर्वे के थ्रू, रडार सिस्टम के थ्रू पता किया जा सकता है। तो दैट इज एरियल आर्कियोलॉजिस्ट, जो ये लोग करने वाले हैं अभी अंकोर वाट के ऊपर। He's on a mission to map the ruins of the lost civilization below. तो देखिए ये नेशनल ज्योग्राफिक वाले जो लोग हैं वो लॉस्ट सिविलाइजेशन बोल रहे हैं, जो कि गलत है। दिस इज नॉट अ लॉस्ट सिविलाइजेशन, वी आर आल्सो सिटिंग, आज भी हम बैठ के बात कर रहे हैं, और इंडियन सिविलाइजेशन इज नॉट अ लॉस्ट सिविलाइजेशन। बट क्या है कि इंडियंस नहीं बना रहे हैं,
बट ये नेशनल ज्योग्राफी की जो भी प्लेटफॉर्म है, ये लोग वेस्टर्नर लोग हैं, और इसीलिए ये अपना एजेंडा डाल के, अपना मिर्च मसाला डाल के अपने हिसाब से बताते हैं कि लॉस्ट सिविलाइजेशन, आउटडेटेड सिविलाइजेशन. What we do is we look at the landscape as a whole. If you're on the ground, you really can't see what's what. Was the capital city of the mighty Khmer Empire. For 6 centuries, this military superpower conquered and controlled Hundreds and hundreds of additional temples. We found. तो ऑल्दो ये वीडियो काफी लंबा है, ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगा आप लोग को. मैं ये बताना चाहता था इस वीडियो से कि इस वीडियो में उन्होंने बताया कि जब इन्होंने इस पूरा अंकोर वाट का जब सर्वे किया, तो इन्हें लॉस एंजेलिस, जो अभी करंट में जो अमेरिका में जो लॉस एंजेलिस है, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी, लॉस एंजेलिस से बड़ा एक टेम्पल स्ट्रक्चर यहाँ मिला, और उस टेम्पल के अराउंड एक सिटी मिला जो कि लॉस एंजेलिस से भी बड़ा है, जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट गेट लॉस्ट, और ये खत्म हो गया धीरे धीरे. तो पॉइंट ये है कि अंकोर वाट टेम्पल, इसके ऊपर किताब भी लिखी गई है, एंशिएंट अंकोर. उस किताब में भी उन्होंने बताया हुआ कि इसका जो डिजाइन पैटर्न है वो हिंदू जो वैदिक स्क्रिप्चर्स के अंदर जो यूनिवर्स का क्रिएशन का जो डिजाइन है, जो कॉस्मोलॉजी है, उसके हिसाब से टेम्पल बनाया गया, उसके हिसाब से बनाया गया. तो दिस इज वेरी एस्टोनिशिंग कि आप देखिए इतना बड़ा टेम्पल, जो कि लॉस एंजेलिस से भी बड़ा एक टेम्पल, और उसके आसपास का रहने वाला जो पूरे कई स्मॉल टेम्पल और आसपास का रहने वाला जो स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर इतने बड़े मोर देन 3000 टन से भी बड़े बड़े फाउंडेशनल स्टोन इसके अंदर यूज किए गए हैं. उस समय पे कोई क्रेन नहीं था. 3000 टन का स्टोन उठाने के लिए कोई क्रेन नहीं था, और इतने सारे लेबर्स कैसे इसको, किस तरीके से उन्होंने बनाया होगा इतने ह्यूज स्ट्रक्चर को हाथों से अपने, क्योंकि उस समय कोई लेथ मशीन नहीं था, कोई थेडोलाइट नहीं था, कोई टोटल स्टेशन जो आज के डेट में हम जो कंस्ट्रक्शन में यूज करने वाले जो टेक्नोलॉजी, वो सब नहीं थी. बट आज से इतने पुराने सिविलाइजेशन के समय ये जो स्ट्रक्चर जो बनाया गया है, इसका मतलब उनके पास, उनको भी सिविल इंजीनियरिंग आती. दिस इज ओवर पॉइंट कि आप उनको ये नहीं कह सकते कि नहीं ये सब तो बकवास हुआ. अगर बकवास लोग थे तो इतना स्ट्रक्चर कैसे बना दिया उन्होंने, क्योंकि उस समय सिविल इंजीनियरिंग तो नहीं था, उस समय कोई सर्वे नहीं होता था. इट मीन्स कि कोई और भी प्रोसेस था, कोई नॉलेज था उनके पास, एंड दैट नॉलेज इज कमिंग फ्रॉम वैदिक स्क्रिप्चर्स, दैट नॉलेज इज कमिंग फ्रॉम वेदास. उसको लोग नहीं बताते. उसी तरीके से द्वारका, बिकॉज आप जाएंगे तो द्वारका भगवान का पूरा नगर है, भगवान वहां से रूल किया करते थे. तो द्वारका के ऊपर भी हमने भी वीडियो बनाया था डॉक्टर SR राव के ऊपर, शिक्षार्थकम पे, आप चाहें तो ये द्वारका के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था. कई वैज्ञानिकों ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से डॉक्टर राव को द्वारकाधीश मंदिर की मरम्मत एवं नवीकरण के लिए भेजा जाता है. तो डॉक्टर SR राव थे, जो कि इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट के हेड थे एट द टाइम ऑफ 1980s के समय. उन्होंने द्वारका सिटी में जाकर एक्सकवेशन किया, उन्होंने पूरा खुदाई किया. तो उनको कुछ I took up the challenge to find out if really Dwarka existed. मरम्मत. तो इन्होंने बोला कि मैंने रिसर्च किया कि द्वारका सिटी वास्तव में था या नहीं था. महाभारत में जो हम देखते हैं भगवान थे, भगवान यहाँ से रूल करते थे, द्वारका शहर थी, वो वास्तविकता में है या कहानी है. बिकॉज लोगों ने इसको इस तरीके से बना दिया कि कहानी है, कहानी है, कहानी है. तो अब मोस्ट ऑफ द लोगों को लगने लगा जैसे मिथोलॉजी है. आज भी अगर आप टाइप करेंगे तो आपको शब्द आएगा हिंदू मिथोलॉजी. तो इन्होंने रिसर्च किया द्वारका के ऊपर. कार्यों के दौरान डॉक्टर राव को भगवान विष्णु की एक बहुत ही प्राचीन मूर्ति मिलती है, जिससे प्रभावित होकर वो और उनकी टीम और गहरी खुदाई करना प्रारंभ करते हैं. और कुछ ही दिनों के बाद वहां पर एक 9वीं शताब्दी का एक भव्य और पुराना मंदिर मिलता है. तो खुदाई करने के बाद सोचिए, खुदाई मतलब कई मीटर आपने खुदाई किया जमीन के नीचे. जमीन के ऊपर तो कुछ और है, बट जमीन के नीचे अगर आपने खुदाई करना शुरू किया, करना शुरू किया, कई सालों के बाद आपको पूरा टेम्पल मिल रहा है. एंड ह्यूज टेम्पल ऑफ 9th century, उससे भी पुराना टेम्पल आपको मिल रहा है. तो इट मीन्स कि पहले यहाँ पर एक बहुत एंशिएंट सिविलाइजेशन था. इस मंदिर में भगवान
आप देखिए इस तरीके के स्ट्रक्चर उस टेम्पल में बने हुए हैं। इसका मतलब कि पहले के लोगों को ये सब बनाना, और कैसे उन लोगों ने बनाया होगा, कुछ उस समय कुछ बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं थी। इट्स ए साइंस, टेम्पल कंस्ट्रक्शन इज ए साइंस, इज एन आर्ट एंड स्किल। शिव, पार्वती माता, इंद्र, हाथी, घोड़े और अन्य प्रकार के देवी देवताओं की नक्काशियां थीं। इसी मंदिर के किनारे से एक ईंटों से बनी हुई भूमिगत मार्ग के बारे में भी पता चलता है, जहां से उन्हें पुराने मिट्टी के बर्तन और कई धातुएं मिलती हैं। अपने रिसर्च और जो समुद्री तैराक थे वे पेशेवर आर्कियोलॉजिस्ट नहीं थे। इनकी चौड़ाई 1 से 1.5 मीटर तक। पॉइंट ये है कि फिर ये समुद्र के अंदर जाते हैं। इनको लगता है कि भाई जमीन पे तो हमें काफी प्रूफ मिल रहे हैं, जरूर पूरा सिटी होगा, द्वारका सिटी होगा। वो ओवर द टाइम वो बिकॉज 5000 साल पहले है, तो कभी फ्लड आया होगा तो पूरा सिटी जो है कोलैप्स हो गया होगा, वो बाढ़ में बह गया होगा। ऐसा डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन आता है, महाभारत में भी आता है, भागवतम में भी एक जगह आता है कि जब भगवान इस यहाँ से जब मटेरियल वर्ल्ड से जब जाते हैं द्वारका शहर को, अपनी नगरी को छोड़ के, तो उसको कवर कर देते हैं, वहां पर उसको आवृत कर देते हैं। तो जब ये रिसर्च करते हैं समुद्र के अंदर जाके, तो उनको पूरा का पूरा सिटी का स्ट्रक्चर मिलता है। आप सोच के देखिए, समुद्र के अंदर एक पूरा शहर मिल रहा है और उसके पूरे बड़े बड़े पत्थर मिल रहे हैं, नक्काशियां मिल रही हैं और टेम्पल जैसे स्ट्रक्चर मिल रहे हैं आपको, पूरा एक आपको प्रॉपर सिटी वेल प्लान। की टीम ने अपने काम को शुरू किया तो लगभग 1 सालों तक बाद डॉक्टर राव को बड़े बड़े पत्थरों की शिलाएं मिलने लगी और हर शिला का वजन करीब 2 से 3 टन। इनकी चौड़ाई 1 से 1.5 मीटर तक और लंबाई करीब 6 फीट तक। इस तरीके के स्ट्रक्चर मिल रहे हैं उनको। और ये जो स्ट्रक्चर थे वो मंदिर के ऊपर लगाने वाले, घरों के ऊपर लगाने वाले, इस तरीके से, मतलब कोई रफ, कोई ऐसा नहीं कि रॉ कोई पत्थर मिल जा रहा कुछ भी। ये देखिए इसके अंदर शेप बनाया हुआ है, इसके अंदर डिजाइन किए हुए, कटेड, वेल कट, वेल पॉलिश्ड पत्थर मिल रहे हैं। मतलब कई स्ट्रक्चर में यूज होते थे और जब इनका कार्बन डेटिंग कराया गया तो पता चला कि इट इज मोर करीब 4500 ईयर्स ओल्ड। तो आप लोग चाहें तो इस डॉक्यूमेंट्री को भी देख सकते हैं डिटेल में, बट हमारे पास टाइम थोड़ा कम है तो इसलिए हम ऊपर से डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट ये है कि इसके ऊपर उन्होंने किताब भी लिखी है, द लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारका, बट ये चीजें बताई नहीं जाती। करेक्ट। इस तरीके के कई प्रूफ हैं, इट इज नॉट 1 प्रूफ 2 प्रूफ, इस तरीके के कई प्रूफ हैं, बट ये प्रूफ हमें नॉर्मली बताए नहीं जाते हैं। नॉर्मली बताया जाता है कि नहीं, भगवान नहीं, भगवान है ही नहीं, ये सब तो कहानी है। तो कहानी है तो अंदर से द्वारका कैसे मिल रही है? अगर आपसे आगे कोई बोलता है कि कहानी है, तो आप उसको बोलिएगा कि अगर कहानी है तो द्वारका सिटी कैसे मिल रही समुद्र के अंदर से, कैसे द्वारका सिटी मिल रही है पानी के अंदर से? तो पूरा वर्ल्ड सिटीज के ऊपर किताबें लिखी गई हैं। और इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट के जो हेड है एसआर राव को आप नाम बताइए उनको। उसी तरीके से आप अंकोर वाट के बारे में बताइए कि अगर कहानी है तो अंकोर वाट टेम्पल किसने बनाया? तो इट मीन्स कि लोगों को ये नॉलेज था, स्किल था। उस तरीके के कई टेम्पल्स हैं, आप दिखाने को कई सारी चीजें, बट आपको दिखाई नहीं जा सकती हैं क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। ये सुरंग किला टेम्पल है सिरपुर में, छत्तीसगढ़ में, और ये बताया गया है कि ये अर्थक्वेक रेजिस्टिंग टेम्पल है। इसके ऊपर भी जो है डिस्कवरी चैनल ने इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री, मैंने अपने मन से नहीं बता रहा, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल इसके ऊपर और डिस्कवरी चैनल इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। सुरंग किला टेम्पल ये अर्थक्वेक रेजिस्टिंग टेम्पल है। 11th सेंचुरी में अर्थक्वेक आता है और ये टेम्पल एज इट इज खड़ा है अर्थक्वेक आने के बाद भी। तो ये जिस बताइए अर्थक्वेक रेजिस्टिंग टेक्नोलॉजी, फर्स्ट टाइम अर्थक्वेक रेजिस्टिंग बिल्डिंग 1975 में बनना शुरू हुई, बट 11th सेंचुरी में वैदिक सिविलाइजेशन के समय ऐसे टेम्पल्स एग्जिस्ट करते थे और लोग बताते हैं कि पिछड़े थे, गौमूत्र पीते थे, गोबर खाते थे, कुछ नहीं आता था, पत्ते ओढ़ के चलते थे, कुछ आता कहाँ था, जंगल में रहते थे, बंदर हवा में उड़ रहा है। ये सब कहानियां हैं, किसने देखा है, क्या प्रूफ है? ये देखिए प्रूफ आज भी है, आज भी प्रूफ है। द्वारका सिटी के ऊपर रिसर्च पेपर आए, बट लोग पढ़ते नहीं है, बताते नहीं, डिस्कस नहीं करते। वो तो अच्छा हुआ कि आप लोग नेक्स्ट प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं तो आप लोग ये सब डिस्कस कर पाए।
तो ये सारी बातें मतलब इस तरीके का, अगर आप जाएंगे तो एक टेम्पल है, आप सर्च कर सकते हैं, म्यूजिकल पिलर टेम्पल। उस टेम्पल में 56 पिलर्स हैं और हर पिलर पर अगर आप साउंड करेंगे उस पर तो अलग अलग म्यूजिक निकल के आएंगे, अलग अलग उसके ऊपर धुन निकल के आएगी। आप सोचिए कि इस तरीके से डिजाइन करना कि हर पिलर के ऊपर आप बीट करेंगे तो अलग अलग जो है धुन निकल के आएगी। 56 पिलर से 56 इंस्ट्रूमेंट की आवाज आएगी बताइए, और वो आवाज कहां से आ रहा है वो पता नहीं है, बिकॉज वो स्ट्रक्चर खाली है, वो स्ट्रक्चर खाली है। विट्ठल टेम्पल, विट्ठल टेम्पल आप लोग सर्च कर सकते हैं। तो म्यूजिकल टेम्पल, अर्थक्वेक रेजिस्टिंग टेम्पल, अंकोर वाट टेम्पल, द्वारका सिटी, ये सारी बातें क्या प्रूफ करती है कि दिस इज एन एडवांस सिविलाइजेशन। और लोग बोलते हैं कि नहीं इंडिया में तो ताजमहल है और जब मुगल्स आए तो उन्होंने सब कुछ दिया है, इससे पहले तो कुछ था ही नहीं। तो उससे पहले ये सब क्या है? ताजमहल इज ऑल्सो वेरी गुड, वी आर नॉट अगेंस्ट ताजमहल, दिस इज वेरी गुड, बट ऑल्सो अप्रिशिएट विट्ठल टेम्पल इज देयर, कैलाश टेम्पल इज देयर। और ये प्रूफ करता है कि यहाँ पर भी लोगों को आता था ये सब साइंस टेक्नोलॉजी। तो दीज आर द ग्लोरियस एस्पेक्ट, बिकॉज अगर ग्लोरी हमें नहीं पता होगा तो वी कैन नॉट फील प्राइड, we will not try to protect, preserve, promote, because हमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हमें वेस्ट में दिखाई देता है कि हमें लगेगा कि नहीं वेस्ट के लोग ज्यादा हमसे अच्छे हैं, वो सुपीरियर हैं, वो हमारे माई बाप हैं, वो जो फैशन करते हैं हमें वो करना है, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। वेस्ट में अगर टिकटॉक बनाते तो हम भी टिकटॉक बनाएंगे, वो अगर बाल ऐसे खड़े खड़े रखते हैं तो हम भी खड़े खड़े बाल रखेंगे, क्योंकि वो फैशन है, हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है और हमारी कोई पहचान नहीं है, और वो लोग एडवांस है, हम लोग बुद्धू लोग। तो ये छोटी बात नहीं है। अब ये मत सोचिए कि मंदिर मंदिर की बात, ये हमारी एग्जिस्टेंस की बात है, ये हमारी सिविलाइजेशन की बात, हमारी आइडेंटिटी की बात है। जिस व्यक्ति को अपनी आइडेंटिटी नहीं पता रहेगी वो कभी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता अपने उसका कोई स्टैंड नहीं हो सकता। जो दूसरे लोग करेंगे वो उनको इमिटेट करेंगे। सो दैट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो उसी तरह, बिकॉज आप बोलेंगे बिकॉज ये सब चीजें जो है किताबों के थ्रू एकेडमिक धीरे धीरे हमारे दिमाग में डाल दिया जाता है कि कास्ट सिस्टम था और आर्यन ड्रेविडियन थ्योरी, डार्विन थ्योरी, हम लोग बंदर से होके आ रहे हैं और पहले हम केमिकल से निकल के आ रहे हैं, पहले कुछ शास्त्र नहीं थे, ये बकवास की बातें थी। तो ये धीरे धीरे रॉन्ग एकेडमिक बायसेस हैं ये सब। तो इसीलिए नट्स प्रोग्राम में बड़ा अच्छा है, आगे भी इस तरीके के कई सेशंस आप लोग के होंगे जिसमें अलग अलग स्कॉलर्स, अलग अलग जो थिंकर्स हैं, जो डिवोटीज हैं, जो कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, दे विल कम एंड दे विल शेयर ना। अभी हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस कर रहे हैं, आगे आपको टॉपिक बताया जाएगा कि इंडिया इतना डाइवर्सिटी है तो कैसे यूनिफाइड था, और भी कई टॉपिक्स आप लोग को आगे के सेशन में बताए जाएंगे। सो दिस इज वेरी स्पेशल प्रोग्राम, जो कि लॉजिक देखा जाए तो हमारे पेरेंट्स को, टीचर्स को करना चाहिए, जो नेक्स्ट प्रोग्राम हार्दिक प्रभु कर रहे हैं, बट कोई इसको कर नहीं रहा है। लोग लगे मूवी देखने में, इंस्टाग्राम देखने में, इधर उधर की बातें करने में। सो आइडियली दिस इज वेरी स्पेशल प्रोग्राम, सो दैट्स माय रिक्वेस्ट कि आप लोग आ रहे हैं तो आते रहिए, आगे भी इसको कंटिन्यू करिए, बिकॉज यहाँ पर आपको वो नॉलेज मिलेगा जो नॉलेज आपकी किताबों में, आपके स्कूल्स में, आपके घर पे आपको नहीं दिया जा रहा है, और जो कि हमारे ओवरऑल ग्रोथ के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि भक्ति करने के लिए, ऐसा नहीं कि भक्ति करने के लिए जरूरी नहीं, एज एन सिविलाइजेशन, एज ए पर्सन हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसी तरीके से अभी हम एस्थेटिक की बात, लैंग्वेज की बात कर लें अगर हम, तो संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज, ये फोर्ब्स मैगजीन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। फोर्ब्स मैगजीन में 1987 के जुलाई में एक आर्टिकल छपता है, उसमें बोला जाता है दिस इज लैंग्वेज ऑफ गॉड। नासा ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया, उसका नाम, जो साइंटिस्ट उनका नाम था रिक ब्रिक्स, उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई के लिए सबसे सुटेबल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे सुटेबल लैंग्वेज इज संस्कृत। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नासा कह रहा है, और इंडियन लोग बता रहे हैं संस्कृत पढ़ के क्या होगा, संस्कृत तो बुद्धू हो जाएंगे, गंवार हो जाएंगे, इंग्लिश पढ़ो, अमेरिकन इंग्लिश का कोर्स करके आओ। इंग्लिश नहीं भी आती फिर भी जबरदस्ती इंग्लिश में बोलो, या मैन, कम ऑन मैन, रॉक एंड रोल ब्रो, साउथ दिल्ली ब्रो, जबरदस्ती का इमिटेशन। अरे आराम से बात करो यार। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति ज्यादा एडवांस,
संस्कृत बोलने वाला व्यक्ति गंवार है। और नासा वाले लोग क्या बोल रहे हैं कि नहीं संस्कृत पढ़िए, वो हमें बता गए कि संस्कृत उनकी बेकार है। लॉर्ड मैकॉले आके बोल के चला गया कि उसने कि इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम लाइए, तो वो नासा क्यों पढ़ रही है संस्कृत? जर्मनी में संस्कृत यूनिवर्सिटीज क्यों खुल रही हैं? यूरोप में संस्कृत के ऊपर रिसर्च क्यों किया जा रहा होता है? बेकार है तो तुम भी मत पढ़ो ना। तो हमें बताया गया कि बेकार है, बट अपने यहां पर इसको अप्लाई कर रहे हैं। मेडिटेशन इज ओवर कॉन्सेप्ट, पतंजलि योग सूत्र का कॉन्सेप्ट है, बट वो लोग आज देखिए माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, हेड स्पेस और वगैरह वगैरह कई सारी कंपनीज खोल के $1 बिलियन पैसा कमा रही हैं मेडिटेशन के नाम पे। तो योग जो है वो जो है उसको उन्होंने वहां से योगा से कॉन्सेप्ट निकालकर उसको चुरा के उसको माइंडफुलनेस करके अब वो इंडिया को पैकेज करके दे रहे हैं, और इंडियन लोग कह रहे हैं हाँ विदेशी लोग करते हैं हमें भी करना चाहिए। ये हमारी सिविलाइजेशन का चुराया हुआ सब नॉलेज है, बट हमें बताया नहीं कि हमें किसी ने पढ़ाया नहीं। हमें लगता है कि हम गंवार थे, बेवकूफ थे, हिंदू हैं, बेवकूफ है। तो ये रिसर्च पेपर मैं आपको सिर्फ कोट करके बता रहा हूँ। महाभारत देखिए, इतना 1 लाख श्लोक, दुनिया की किसी भी किताब के अंदर, चाहे कुरान, बाइबल, तोरा, कुछ भी ले लीजिए, इससे बड़ी और इससे प्राचीन कोई इपिक लिटरेचर नहीं। बताइए, जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इकोनॉमिक्स, प्लेजर, लिबरेशन, इथिक्स, मोरालिटी, एवरीथिंग हैज बीन डिस्कस्ड, और किसी भी एक किताब के अंदर इतना नॉलेज नहीं मिलेगा, बाइबल चाहे कुरान, एनी लिटरेचर ऑफ दिस वर्ल्ड। तो ये क्या बेवकूफ लोग 1 लाख श्लोक लिख देंगे? बताइए, कोई पागल आदमी 1 लाख श्लोक? आपको मैं बोलूं कि एक आर्टिकल लिखिए, हमारी हालत खराब हो जाती है, सोचना पड़ जाता है आर्टिकल लिखने में, 1 पेज 2 पेज का। 1 लाख श्लोक जिसने रचना कर दी, वो क्या, वो कोई ऐसा तो नहीं कि गंवार व्यक्ति होगा? इट्स वेरी कॉमन सेंस। और हर श्लोक अलग है, सारे श्लोक में एक रूप है, छंद है, एक पैटर्न है, कनेक्शन है, कहानी को श्लोकों के माध्यम से प्रेजेंट करना। दिस इज ए सिंबल ऑफ ए ग्रेट इंटेलेक्चुअल पर्सन। पर हम लोगों ने बोल दिया कि नहीं नहीं सर, नहीं हमें कुछ आता ही नहीं, हमें कुछ आता ही नहीं। उसी तरीके से आप चाहे म्यूजिक, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की बात करें, तो इंडियन क्लासिक म्यूजिक जो है वो श्रुति, स्वर, राग, ताल, इन सारी चीजों के ऊपर बेस्ड है। ये और कुछ सिंपल, वही मैं आपको बता रहा था, म्यूजिकल पिलर्स ऑफ विठल टेम्पल। आप देखेंगे म्यूजिक के ऊपर टेम्पल बेस्ड है। बताइए म्यूजिक का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। कितने आज के डेट में लोग बताते हैं कि साल्सा म्यूजिक है, रैप इज द म्यूजिक। जबरदस्ती लोग रैप कर रहे हैं, चेन पहन के, ऐसे टोपी उल्टा लगा के, मुंह में गुटखा डाल के, तेरे को बताऊंगा, नचाऊंगा, घुमाऊंगा, बताऊंगा, लोग दिस इज द म्यूजिक। और हमारे यहाँ रूप, छंद, ताल, ये सब चीजें बताई गई हैं, इसको लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं। इतना डिटेल राग बताया गया, एक से राग बताया गया म्यूजिक के बारे में। और म्यूजिक जो है स्क्रिप्चर्स में बताया गया। बताइए, भगवान की प्रसन्नता की म्यूजिक को म्यूजिक का इंपॉर्टेंट रोल बताया गया, उसको हम लोग डिनाई कर रहे हैं। तो ये डांस, चाहे आप देखें भरतनाट्यम देखें, ये सब चीजें हैं, ये कुछ सिंपल डांस नहीं है। दिस इज बेस्ड ऑन योगा प्रिंसिपल, और ये भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। इसके पीछे बहुत डीप मीनिंग है, जो जेस्चर्स हैं, जो बॉडी मूवमेंट है, ये कुछ साधा, इसके ऊपर रिसर्च करने वाली चीजें हैं। ये डांस के ऊपर रिसर्च करना, भरतनाट्यम, कथक के ऊपर रिसर्च करने की आवश्यकता है। मैंने आपको एक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक केस स्टडी है। एक काट्या तोसेवा है, बुल्गारियन डांसर है, ये इंडियन क्लासिकल डांस के ऊपर बताती है कि इसके अंदर बहुत डेप्थ है। ये फिजिकल एस्पेक्ट के ऊपर बेस्ड नहीं है, दिस इज बेस्ड ऑन योगा। सो पॉइंट इज दैट कि हम में से कितने लोग ना, अभी जस्टिन बीबर आ जाए दिल्ली में, गुड़गांव में आपके, तो जिसको इंग्लिश नहीं भी आती वो भी जाएगा गाना सुनने जस्टिन बीबर का। 1-1 लाख रुपए दे के लोग देने जाएंगे। और वो क्या गा, बे उसको पता, आधे मम्मी पापा को क्या बेबी बेबी समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। फिर भी जस्टिन बीबर 2013-14 में आया था इंडिया में, तो 1-1 लाख की टिकट बिकी थी जस्टिन बीबर की। 1 लाख रुपए की एक टिकट जस्टिन बीबर, लोग सुन रहे हैं। बट कितने लोग जाते हैं जब क्लासिकल सिंगर्स जब गाते हैं, जो सितार वादक हैं, जो कथक डांसर्स हैं, उनका जब शो होता है, कितने लोग देखने जाएंगे?
हमारे गुड़गांव टेम्पल में बताइए, राम भक्त जी इतना अच्छा कीर्तन करते हैं, कितने लोग कीर्तन सुनने आएंगे बताइए? फ्री में प्रसाद भी मिलेगा, कीर्तन भी सुनिए, लेक्चर भी सुनिए, आइए, लोग नहीं आएंगे। बट आप जस्टिन बीबर का जो है सुनने के लिए 1 लाख रुपए भी देने को तैयार है। व्हाट इज दिस? दिस इज इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, दिस इज लैक ऑफ आइडेंटिटी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, भक्ति की बात नहीं है। इसको मैं समझिए कि अच्छा भक्ति कराना चाहते हैं ये लोग, माला कराना चाहते हैं इसलिए बता रहे हैं। भक्ति माला आप मत करिए, आपका चॉइस है, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। बट हमारी आइडेंटिटी की बात, लोग हमें बुद्धू बना रहे, बेवकूफ बना रहे हैं लोग, हमारी चीजों का इस्तेमाल करके। अभी आप देखेंगे देयर इज क्रिश्चियन भरतनाट्यम, मैं आपको दिखा सकता हूं, हम यूज नहीं कर रहे हैं बट आप देखेंगे तो आप देयर इज क्रिश्चियन भरतनाट्यम। डिवाइन ऑफरिंग टू जीसस। आप बताइए, हमें बता दिया कि भरतनाट्यम बेकार है और यहाँ जीसस की प्रसन्नता के लिए भरतनाट्यम हो रहा है। जीसस का भरतनाट्यम से क्या कनेक्शन? हम लोग बेबी बेबी करते रह गए, वो भरतनाट्यम हमारा चुरा के जीसस के लिए गा रहे हैं। इस तरीके की कई चीजें हैं। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, ये जो हमारे सिविलाइजेशन है, जो वैदिक नॉलेज है, इसको दैट्स व्हाई थैंक्स टू शिला प्रभुपाद जी का विशेष धन्यवाद, हमारे आचार्यों का विशेष धन्यवाद, और जो डिवोटीज आप लोगों के लिए कर रहे हैं उनका विशेष धन्यवाद, कि जिनकी वजह से हम ये जान पा रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस समझ पा रहे हैं। कौन बता रहा है हमें ये सब? कोई समझाने वाले लोग तो उल्टा मजाक उड़ाने वाले लोग ज्यादा। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि हाँ, कि व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ वैदिक धर्म, सनातन धर्म, भगवद गीता, भागवतम, इसके एस्पेक्ट्स के बारे में। सो इसको प्रैक्टिस करना, इसको समझना और इसको शेयर करना, दैट इज ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसीलिए देखिए, मैंने बताने के लिए बहुत सारी चीजें, 5000 सालों का दुख है हमारे पास। इकोनॉमिक स्टेटस भी बताने की बात करूं तो एक छोटा सा बस बताना चलता हूं कि एक एंगस मेडिसन है, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है। मैंने आपको जितने एग्जांपल्स दिए उसमें कोई भी इंडियन एग्जांपल आपको नहीं दिया, जानबूझ के, ताकि आपको ये मन में ये ना लगे कि हाँ, इंडियन लोग तो इंडियन की बात करेंगे। ऐसा नहीं है, हम रिसर्च नहीं कर रहे हैं बट बाहर के लोग ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं। तो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है एंगस मेडिसन, उन्होंने किताब लिखी है द वर्ल्ड इकोनॉमी। उसके अंदर उन्होंने रिसर्च पेपर कर में बताया हुआ है कि 15th सेंचुरी में इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटिंग जीडीपी इन दिस वर्ल्ड। अब सोचिए, लोग कहते हैं पहले भारत गरीब था, गरीबी का देश था, भुखमरी था, कपड़े नहीं थे, पुअर इंडिया, हंगरी इंडिया, पहनने को कपड़ा नहीं था, ऐसा लोग बताते हैं। और बट बताइए, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट बता रहे हैं कि नहीं नहीं सर, 16th सेंचुरी में इंडिया पूरे वर्ल्ड के जीडीपी में 33% कंट्रीब्यूट करता, हाईएस्ट जीडीपी इन द वर्ल्ड। तो कैसे ये क्या मतलब गरीब लोग थे, अनपढ़ लोग थे, झोपड़ी के अंदर रहने वाले लोग थे? दिस इज टोटल नॉनसेंस। उसी तरीके से अगर आप देखें, एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया है कि ब्रिटिश एम्पायर ने, अभी कई लोग आपको मिलेंगे नहीं, अंग्रेजों ने बहुत अच्छा किया, यूनाइट कर दिया, हमें सड़कें दे दी, रेलवे दे दिया, हमें कुछ नहीं आता था, स्कूल दे दिया, बहुत अच्छा काम किया, इंग्लिश दे दिया हमें, पहले काम तो गंवार थे। बट कोई ये नहीं बताएगा आपको 45 ट्रिलियन डॉलर, रुपीस की बात नहीं कर रहा हूं, 45 ट्रिलियन डॉलर इन्होंने पैसा चुराया है इंडियन सिविलाइजेशन से। बताइए, ये दिस इज नॉट माई रिसर्च, दिस इज कोलंबिया यूनिवर्सिटी रिसर्च, आप चाहें तो देख सकते हैं। इवन मुस्लिम स्कॉलर्स, अबुल फजल एक थे, इन्होंने अपनी, जो ईरान और तुरान के थे, इन्होंने अपनी किताब में बताया कि भाई भारत में 12 खजांची रखने पड़ते थे, वो पैसा कहां गया? सब लूट के ले गए, लूट के ले गए मुगल, हाँ मुगल लेके चले गए, ब्रिटिशर्स लेके चले गए, अटैकर्स गजनी गौरी सब लेते चले गए, और हमें बता गए कि नहीं वो तो हमें अमीर करने आए थे, मुगल ने अच्छा काम किया, टेम्पल बनाया, मतलब हमें मार के पीट के पैसा लेके चले गए, और हमें उल्टा बताया जा रहा है कि नहीं आपको बहुत अच्छा किया, ताजमहल दिया, आपको चिकन तंदूरी दिया, तबला दिया, आपको आता ही क्या था?
हम ये कह रहे हैं हाँ हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, जय मुगल जय अंग्रेज। और आज भी वही हो रहा है, आज भी वही हो रहा है कि अगेन हमें बिकॉज हमारी आइडेंटिटी आज भी क्लियर नहीं है, तो हम उन्हीं को अपना माई बाप मानते हैं, जो वेस्ट में फैशन चलता है उसी को हम कॉपी करते हैं, उसी को हम आज भी अप्लाई करते हैं। तो जो काम पहले किया था आज भी वही काम हमसे हो रहा है। ये सोशल मीडिया कंपनी जितनी हैं, फेसबुक, ट्विटर, गूगल, यूट्यूब, ये दीज आर इंडियन कंपनी, ये इंडिया का डाटा चुराती हैं और उसको एआई और मशीन लर्निंग के थ्रू अपने यहाँ पे प्रोसेस कर कर अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं इंडियन लोगों को। So same thing is again and again repeating here. So इसीलिए मेरा अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा मत सोचिए कि हम आपको जबरदस्ती आपको भक्त बनाना चाहते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं जो नट्स का जो प्रोग्राम सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, हमारे एज एन आइडेंटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप लोग इसको आगे कंटिन्यू करिए। और आज के सेशन को अगर हम देखें तो हमने जो अलग अलग एस्पेक्ट से डिस्कस किया कि इंडिया का कितना वैदिक सिविलाइजेशन का क्या कंट्रीब्यूशन था फ्रॉम द एंगल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सिविलाइजेशन, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एस्थेटिक, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक्स। और इन सारे पॉइंट्स को अगर हम कंक्लूड करके एक पैरामीटर में लेके आते हैं तो हमें समझ में आता है कि ठीक है, अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि डाउट था, सती प्रथा था, बाल विवाह था, दैट्स ट्रू, मान लीजिए वो डिबेटेबल इशू है, उसके ऊपर चर्चा की जाएगी आगे। बट ये सिद्ध होता है कि पहले के लोग बेवकूफ नहीं थे, पहले बैकवर्ड नहीं था, पहले ऐसा नहीं था कि हम अंधकार युग में रहते थे और अभी जो है अभी हम मॉडर्न हुए हैं और ये सब शास्त्रवास जो है कहानियां हैं। पहले के जो स्क्रिप्चर्स थे इनके अंदर भी साइंस है, रीजनिंग है, लॉजिक है, और दैट सिविलाइजेशन इज ऑल्सो ग्लोरियस। और उसके अंदर कैसे कमी आ गई, क्या दिक्कत आई, वो डिस्कस करने की बात, वो चर्चा करने का वैसे वो भी किया जाएगा। बट इससे ये तो सिद्ध हो जाता है कि पहले का जो सिविलाइजेशन था दैट इज ग्लोरियस सिविलाइजेशन एंड वी शुड फील प्राउड दैट वी आर द पार्ट ऑफ दैट एंशिएंट सिविलाइजेशन। कोलंबस या वास्को डिगामा इंडिया में ह्यूमन राइट सिखाने नहीं आए थे, वो इंडिया में ताजमहल बनाने नहीं आए थे, वो इंडिया में सामान ढूंढने के लिए आए थे, वो इंडिया से कुछ खरीदना चाहते थे, इंडिया को वो इंडिया से कुछ सीखने आए थे। इंडिया के पास कुछ ऐसा था जो वास्को डिगामा को नहीं मिला था यूरोप में, इसीलिए वो इतना समुद्र की यात्रा करते हुए कोलंबस वगैरह इंडिया को ढूंढने निकले हुए थे। बट ओवर द टाइम अभी क्या है कि एज ए यूथ अगर हम आज इस बात को समझेंगे तो हम जाकर इस इंडियन ग्लोरीज को दोबारा से इस्टेब्लिश कर सकते हैं, दोबारा से इसको हम वी कैन मेक ए विश्व गुरु, वी कैन मेक ए वर्ल्ड लीडर, और इफ वी अंडरस्टूड एज ए यूथ ऑफ इंडिया। सो दैट्स ऑल फ्रॉम, मेरे पास बताने को काफी कुछ है, आई विल नॉट टेक टाइम, मैं काफी ज्यादा टाइम दे दिया। सो थैंक यू सो मच। और इफ देयर इज एनी क्वेश्चन देन आप हैंड रेज करके यू कैन आस्क क्वेश्चन, or if there is any feedback, any correction, then this is also most welcome. Thank you so much, Prabhuji. It was such a nice session. I just want to say one thing, that today Prabhuji gave in his time and his effort to teach all of us something. And what did we do to reciprocate? By sitting behind that screen and clicking that later button. I was sending requests to all of you to switch on your cameras, and everyone said later. Why? We are putting in so much effort to bring this course to you, and you all do not want to reciprocate in such a simple way. It is very disappointing for us. मतलब कैमरा भी नहीं ऑन कर सकते आप लोग. I am merely expressing my disappointment as a host. Anyway, we hope that from the next session you all will switch on your cameras, right? Thank you so much, Prabhuji. It was such a wonderful session. If you all enjoyed the session, and if you learned something new, please show a thumbs up as your reaction. And you can write in the chat box. So many thumbs up, that's great. Thank you so much, Prabhuji. It was an amazing session. It was very interactive. And I'm sure it was an eye-opener for all of us. And I'm sure we have gotten to learn something today, new things. We feel very grateful you gave your time and effort to present something so interesting. Thank you so much, Prabhuji. Thank you so much. It's an honor and privilege for me कि
कि मैं आप लोग के बीच में आया, और आई एम वेरी थैंकफुल कि आप लोगों ने एक अपॉर्चुनिटी दिया टू प्रेजेंट हियर। Thank you, Prabhu. So, any questions? We can just take 2-3 questions. Vrinda Bharadwaj. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है लाइव की। मैं आपके पहले वीडियोस देखती थी कि मैं आप बहुत बड़ी मतलब कह सकते हैं कि आपके बहुत बड़े फैन हूँ, क्योंकि आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे हमें बुक्स में पढ़ाया गया कि जैसे 6th क्लास की बुक्स में जो हिस्ट्री की जो NCERT बुक थी उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, और तो लाइक मोहनजोदारो और ये सारी चीजें थी। मुझे समझ बिल्कुल नहीं आता था कि, और अभी तक नहीं आया है कि लाइक ये एक्चुअली ट्रुथ है कि क्या है, ये एक्चुअली क्या है, किसने बनाया, और क्या ये सच में ट्रुथ है या फिर इसके आगे बस प्रोपेगेंडास और कुछ भी नहीं है ये सब। तो आप प्लीज एक्सप्लेन करिए। ओके, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। सो देखिए, जो हमें एनसीईआरटी की किताबों में जो बताया गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदाड़ो, देखिए सबसे पहले समझने का बात है कि ये जो हिस्ट्री का जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि प्री हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ये हमारा दिस इज नॉट ए इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू ना। हमारे यहाँ कभी हम कभी ऐसा हिस्ट्री को नहीं देखते कि हम पहले मॉडर्न नहीं थे, प्री मॉडर्न था और अब हम मॉडर्न हो गए। जो आज की हिस्ट्री में पढ़ाते कि मॉडर्न हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, बिकॉज वी थिंक दैट ओवर हिस्ट्री इज कंटिन्यूअस हिस्ट्री ना। मैं देखिए, मैं एक डेटा साइंटिस्ट भी हो सकता हूँ, साथ साथ में धोती कुर्ता भी पहन सकता हूँ। सो हमारे यहाँ कोई फाइट नहीं है कि हमें मॉडर्न होना है या स्पिरिचुअल बनना है। बट जो वेस्टर्नर्स, जो ये जो हम एंगल पढ़ते हैं हिस्ट्री में, दिस इज अ वेस्टर्न डेफिनेशन कि या तो आप मॉडर्न रहेंगे या तो आप जो है आप या तो आप स्पिरिचुअल रहेंगे या हिस्टोरिकल रहेंगे। उनके यहाँ पर ऐसा फाइट है, प्री हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये जो अभी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बिकॉज ये जो हम एजुकेशन करिकुलम है, अगेन द ब्लेम इज कमिंग टू एजुकेशन सिस्टम। बिकॉज मैं कल ही एक टॉक सुन रहा था, उसमें पता चला कि 1823 में एक बंगाल के एक वेरी ग्रेट लीडर, हिज नेम इज राजा राममोहन राय। तो राजा राममोहन राय इन 1823 he write a letter to the Prime Minister of Britain and requesting him कि sir please change the education system here, bring remove Sanskrit, please introduce English education system. उसके बाद फिर Macaulay has come and Macaulay has changed the education system. So अभी हम जो देखते हैं हिस्ट्री और ये सारी जो चीजें हैं, ये हिस्ट्री जो है ये मैक्स मूलर और इस तरीके की जो वेस्टर्नर स्कॉलर्स थे, इनके द्वारा लिखी हुई हिस्ट्री। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज देयर, बट इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पुरानी सिविलाइजेशंस हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पुरानी हमें प्रूफ मिलते हैं, जैसे अभी आपको मैंने बताया द्वारका के बारे में। इस तरीके की कई एंशिएंट प्रूफ आज भी मिलते हैं, बट ये सारी चीजें जो इंट्रोड्यूस नहीं की जाती हमारे एजुकेशन सिस्टम में, इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है, या इंट्रोड्यूस भी किया जाता है तो बहुत छोटा सा इंट्रोड्यूस किया जाता है, बहुत is a small fragmental part, bits and pieces में। इंडस वैली सिविलाइजेशन से पुरानी सिविलाइजेशन है, एंड दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द पार्ट ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन, वी कैन से। जैसे अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को स्टडी करेंगी तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऑल्सो आपको वर्णाश्रम सिस्टम मिलेगा। वर्णाश्रम सिस्टम जो वैदिक सिविलाइजेशन बताया गया है कि देयर आर 4 सोशल ऑर्डर्स, वो सेम वर्णाश्रम सिस्टम आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन में मिलेगा आपको। जो टेंपल कंस्ट्रक्शन का जो पैटर्न बताया गया है वैदिक सिविलाइजेशन में, दैट इज आल्सो कमिंग इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। बट ये जो हिस्ट्री लिखने वाले जो लोग हैं, बिकॉज देखिए क्रिश्चियनिटी या इस्लाम, ये जो 2 रिलीजन है, इनका जो डाटा, इनका जो फॉर एग्जांपल 4004 BCE के समय यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी। इससे पहले क्रिश्चियनिटी एग्जिस्ट नहीं करता था। तो अगर उन्होंने कोई ऐसी सिविलाइजेशन पढ़ाई जो कि पता चलता है कि नहीं 4004 BCE से पुराना सिविलाइजेशन है, तो उनकी पोल खुल जाएगी। आप समझ रहे हैं ना? तो वो कभी बताएंगे नहीं कि हाँ ऐसी पुरानी सिविलाइजेशन भी एग्जिस्ट करती है। वो बताएंगे नहीं उसके पहले देयर इज, इसीलिए AC BCE जो सिविलाइजेशन है, BCE मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, तो वो हमेशा अपनी बातों को इसी में घुमा के रखते हैं। 4004 BCE से पुरानी कुछ नहीं।
क्योंकि उनका जो एजेंडा है ना कि यूनिवर्स क्रिएट हुआ अकॉर्डिंग टू बाइबल 4004 BCE, तो उससे पहले सिविलाइजेशन मिलेगा तो उसको प्रमोट नहीं किया, बिकॉज दिस इज नॉट ओवर सिस्टम, ये सिस्टम हमारा नहीं है, ये सिस्टम जिन लोगों ने डिजाइन किया उनका मकसद ही यही था कि ये जो हिडन ट्रुथ्स हैं, जो ग्लोरीज हैं, उनको कभी बाहर नहीं निकलने दिया था। जैसे मैं आपको शुरू में बता रहा था वन लॉस, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि 1811 में शिप मैन्युफैक्चरिंग के बारे में इंडिया के पास बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, फ्रेंच टाइगर थे, उनका नाम वॉल्टेजर सॉल्विस उनका नाम था, आप चाहे सर्च कर सकते हैं। तो वो बता रहे थे कि जब पहली बार इंडियन शिप्स जब लंदन पहुंचती है तो जो लंदन के जो वहां के काम करने वाले लोग थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स थे, उनको बड़ा डर लगने लगा कि अरे अगर ये लोग इतना एडवांस शिप लेके अगर ये लोग लंदन आएंगे, हमारे लाइफ स्टाइल को देखेंगे, तो इनके मन में जो इंडियंस के मन में जो हमारा डर है, जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जो हमारा दबदबा है, वो कम हो जाएगा। तो उन्होंने, आप यू कैन सर्च इन 1814 देयर इज अ स्पेशल लॉ, एक लॉ बनाया गया कि अब से लंदन जाने वाले कोई भी जहाज इंडिया में जहाज नहीं होगा, ब्रिटेन का ही जहाज लंदन जा सकता सामान लेके, कोई भी इंडियन ब्रिटिश सेलर को ज्वाइन नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू दैट लॉ बाय रॉबर्ट पी के डायरेक्शन में लॉ बनाया गया, और इंडियन शिप्स के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि उनके पीछे एक एजेंडा था कि वो नहीं चाहते थे कि इंडियंस के मन से कभी हमारा सुपीरियरिटी कम हो, क्योंकि हम उनको हमेशा गुलाम बना के रखें। इसलिए हर वो चीज जिससे इंडियंस को कॉन्फिडेंस आएगा, जिससे इंडियंस को ग्लोरीज पता चलेगी, उसको वो पीछे कर देंगे, उसको आगे आने नहीं देंगे, उसके खिलाफ वो षड्यंत्र करेंगे। एंड द सेम थिंग इज अगेन गोइंग ऑन, सेम थिंग इज अगेन एंड अगेन गोइंग ऑन। ये तो फर्स्ट टाइम इज हैपन इन हिस्ट्री दैट प्रभुपाद जी गोज इन द वेस्ट एंड दे कन्वर्टेड देम बैक टू वैदिक सिविलाइजेशन। सो इसीलिए आपको आप एनसीईआरटी की किताबों को पढ़िए, एग्जाम को निकालने के लिए पढ़िए, बट नॉट ट्रस्ट देम एज ए सोर्स ऑफ नॉलेज। एग्जाम में नंबर चाहिए, आपको नौकरी चाहिए और आपको अच्छा आईएएस बनना है, उसके लिए आप पढ़ाई करिए, बट अगर आपको नॉलेज लेना है, अगर आपको रियल हिस्ट्री समझना है, तो आप उसके लिए जो प्रभुपाद जी की किताबें हैं या जो डिवोटीज ने कुछ हिस्ट्रीज की बुक लिखी है, उन किताबों को आप पढ़िए, तो वहां से आपको रियल हिस्ट्री पता चलेगा। तो वी शुड नॉट जज ओवर सिविलाइजेशन, ओवर गॉड्स, ओवर स्क्रिप्चर based on the knowledge of NCERT, because these books have biases, these books have agenda, इनके पीछे एक नैरेटिव है और एक नैरेटिव के थ्रू काम करवाया जा रहा है। Is it clear? Okay. Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Okay. Thank you so much. Prabhuji, we have one last question in the chat. If you could just see that. Why government is not taking the steps to change NCERT history syllabus? Yes, this is very it's very important thing कि government should take some steps, और government जो है धीरे धीरे, अभी पिछले साल government ने कुछ suggestions मंगाए थे, अभी भी बात की जा रही है कि history को कैसे change करना है, we should rewrite our history, we should present the real glories। अब धीरे धीरे बॉलीवुड में भी ऐसी मूवीज बनने लगी, अभी पृथ्वीराज चौहान मूवी आई थी कुछ दिनों पहले, इससे पहले तानाजी मूवी है, इससे पहले देखिए मूवीज नहीं बनती थी इस तरीके की, हिस्ट्री रिलेटेड मूवीज नहीं बनती थी ना, इससे पहले कुछ होता है, रोमांटिक हीरो, लड़का लड़की विलन, इन सारे इश्यूज के अराउंड मूवी बनती थी, बट नाउ लोग धीरे धीरे इंटरेस्टेड हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं। सो यस, गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए एंड गवर्नमेंट शुड डू, बट हमें ये भी समझना चाहिए कि एक एग्जिस्टिंग सिस्टम को चेंज करना इज वेरी टफ, बिकॉज आप सिस्टम को सडन चेंज कर देंगे तो पूरा प्रोसेस कोलैप्स हो जाएगा, पूरा प्रोसेस रुक जाएगा। तो इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस, बहुत टाइम लगा के अगर किसी चीज को बिगाड़ा गया है तो उसको ठीक करने में भी उतना ही टाइम लगेगा, कि एक दिन की बात नहीं है, 2 दिन की बात नहीं है, इट्स ए टाइम टेकिंग प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने गुड़गांव के हाईवे पे अगर आप 120 किलोमीटर के रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं और आपको पता चलता है कि आप गलत रास्ते पर आ गए, तो आप तुरंत ब्रेक नहीं लगा सकते, आपको गलत डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, और तब तक चलना पड़ेगा जब तक आपको आगे यू टर्न ना मिल जाए। अगर आप तुरंत ब्रेक लगा देंगे तो आपकी गाड़ी पलट जाएगी,
या फिर जो पीछे गाड़ी आ रही थी उससे आप पड़ जाएंगे। तो उसी तरीके से जो एक गलत पैटर्न पे जो सिविलाइजेशन बन चुका है, जो सिस्टम सेट हो चुका है, बुक्स हैं, एनसीईआरटी किताबें हैं, और भी कई चीजें, एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन, देयर आर मेनी बायस। सो उसको तुरंत नहीं चेंज कर सकते, उसको चेंज करने के लिए एक प्रोसेस चाहिए, एक टाइम चाहिए, और उसके कमिटेड लोग चाहिए, स्कॉलर्स चाहिए, और सबसे पहली बात है कि पब्लिक को अवेयर करने वाले स्कॉलर्स, एजुकेटर्स चाहिए। तो इट विल टेक सम टाइम, बट ऑफ कोर्स अगर हम बार बार आवाज उठाते रहेंगे, हम पब्लिक को अवेयर करते रहेंगे, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाएंगे, तो देन डेफिनेटली दे विल चेंज। इसीलिए देखिए प्रभुपाद जी ने चेंज ये इंतजार नहीं किया कि लॉ जब बन जाएगा, जब एनसीईआरटी में भगवत गीता आ जाएगी तब हम भगवत गीता पढ़ाएंगे। प्रभुपाद जी स्टार्टेड पैरेलल बुक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रही तो इसलिए घर घर जाइए ना, इसलिए आप सड़कों पे जाइए। कई बार लोग बोलते हैं कि आप लोग किताब क्यों बांटते, क्यों नहीं बांटे? आप स्कूल कॉलेज में पढ़ा नहीं रहे तो हमें बांटना पड़ेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट चेंज कर दे तो अच्छी बात है, और नहीं भी चेंज करती तो हमें पैरेलली अपना सिस्टम वी शुड क्रिएट एंड वी शुड स्टार्ट अवर सिस्टम, एंड दैट इस्कॉन इज इन पैरेलल सिस्टम। हम वेट नहीं कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम का, नेक्स्ट प्रोग्राम चला के आप लोगों के साथ डिस्कस करें। सो दैट्स माय आंसर। डज इट आंसर योर क्वेश्चन? Okay. Okay, thank you so much, Prabhuji. We learned now. Thank you so much. Thank Hare you so Krishna. much. Hare Krishna.